हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमित राज और आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल सक्सेस स्टेप्स पर। और आज मैं लेकर आया हूं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 2 और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा, क्योंकि तभी ये पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट से। तो मैं बता दूं कि मेंडल ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे ही किया था। और गार्डन पी का अगर मैं बता दूं, इसका गार्डन पी का जो बायोलॉजिकल नेम ऑफ गार्डन पी, ये पाइसम सटाइवम, इसको आप नोट कर लेंगे। उसको मैं बात करूं तो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया और उसके कैरेक्टर्स को कुछ ने 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने लिया। अब बात आती है कि एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि वाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो सबसे 3 बेसिक रीजन्स है गार्डन पी को अपने एक्सपेरिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। पहला रीजन ये है कि गार्डन पी का लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है, जिससे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखने में सुविधा होता है। दूसरी बात यह है कि गार्डन पी एक ऐसा प्लांट है जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों करता है। और तीसरा ये है कि गार्डन पी में बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें ऑब्जर्व करना, इसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। दैट्स वाई मेंडल ने गार्डन पी को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा ये 7 बेसिक कैरेक्टर जो कि मेंडल के द्वारा लिया गया है गार्डन पी के, जैसे लेंथ ऑफ स्टेम, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ पॉड एंड कलर ऑफ पॉड। हमने इन तीनों चीज़ों का ये कैरेक्टर है, जैसे लेंथ, पोजीशन, कलर, शेप, ये सब के सब कैरेक्टर है। और कैरेक्टर के अंदर 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं जो कि दोनों ही कॉन्ट्रास्टिव हैं, मतलब एक टॉल है, दूसरा ड्वार्फ है। तो टॉल वाला डोमिनेंट है, ड्वार्फ वाला रिसेसिव है। इस तरीके के जो पूरे इधर जो ट्रेट्स लिखे हुए सबके सब डोमिनेंट हैं और इधर जितने भी ट्रेट्स लिखे हुए हैं सबके सब रिसेसिव हैं। तो आई होप इन चीज़ों को पहले आप लिखा होगा और इस चीज़ को स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो अब मैं बात करता हूं, मैंने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर लिया था। अब मैं आज बात करने वाला हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो इसके मैकेनिज्म को आप समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं बात करता हूं आज डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ 2 कैरेक्टर, स्टडी ऑफ 2 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर के बारे में स्टडी करना क्रॉस करा के, ताकि मुझे पता चले कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले गार्डन पी के 2 चीज़ों को, दो कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया पर उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उन्होंने लिया सीड, एक ही प्लांट के सीड के, एक सीड लिया राउंड और येलो और एक सीड लिया रिंकल्ड और ग्रीन। तो द स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे कि राउंड और येलो ये दोनों ही डोमिनेंट है, और ये रिंकल्ड, स्मॉल आर से मैं रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और स्मॉल वाई से ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कैपिटल आर से राउंड है और कैपिटल दोनों वाई से येलो है। तो आप देखेंगे कि सीड, 2 ऐसे सीड, एक सीड राउंड और येलो है और दूसरी सीड जो है, एक ही प्लांट के सीड जो है, ये रिंकल्ड और ग्रीन है। अब सबसे पहले हम लेंगे तो इसका हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे, ये है पेरेंट जनरेशन, ये है पेरेंट जनरेशन। आप जानते हैं कि पेरेंट जनरेशन से जो F1 जनरेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो ये पूरा मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट मेल से 50% और 50% फीमेल से आता है। सपोज इधर से आया RY और इधर से आया स्मॉल RY। तो अब मैं देखूंगा ये हमारा F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन को फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा जाता है और फिलियल का मतलब होता है चाइल्ड। जो मुझे F1 जनरेशन में मिला है, F2 जनरेशन में जो रिजल्ट मुझे मिलता है उसे हम कहते हैं फिलियल जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन में हम देखेंगे कि इससे क्या प्रोडक्ट मिला है। तो इसके लिए हम प्यूनेट स्क्वायर करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए RY और RY इधर रखेंगे, RY और RY रखेंगे। इधर देखेंगे बनाएंगे तो R और Y और इधर R और Y R और Y आएगा, R और Y आएगा।
तो हम देख पाएंगे कि फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट आ रहे हैं सब के सब राउंड और येलो ही आ रहे हैं। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि F1 जनरेशन में जितने भी पौधे मिलेंगे मुझे, जितने भी सीड्स मिलेंगे वो राउंड और येलो ही मिलेंगे। आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही उभर के आता है, क्योंकि आपको पता है कि डोमिनेंट किसे कहते हैं, वैसे कैरेक्टर वो एक्सप्रेशन जो कि किसी सीड में या चिल्ड्रन में वो उभर के आता हो उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो मैं बात करता हूँ F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन में क्या हुआ, तो इसे देखेंगे कि इसे अगर दोनों को मैच करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, R और Y, R और Y, भाई पूरा सबके सब सीड जितने भी मिल रहे हैं सबके सब R और Y ही मिल रहे हैं। इट मीन्स कि R और Y मिल रहे हैं। अभी चीज़ों को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा के देखेंगे कि F2 जनरेशन का ये इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं प्यूनेट स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ F2 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए एक ट्रिक है। सबसे पहला अगर इसको 1, 2, 3 और 4 कर लीजिए तो सबसे पहले इसको करना आसान हो जाएगा। जैसे कि एक ट्रिक याद रखना है, 13, 23, 14 और 24। 13, 23, 14, 24 क्या है, 13 का मतलब RY, 23 का मतलब हुआ RY, 23 का 13, 23, 14 का मतलब हुआ R और Y, और ये हुआ 24 का मतलब हुआ R और Y। ये हुआ राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन। अब इन चीज़ों को हम प्यूनेट स्क्वायर पे ड्रॉ करेंगे। इधर RY लिखेंगे, RY लिखेंगे, RY लिखेंगे और RY लिखेंगे, और सेम चीज़ इधर भी लिखेंगे, RY, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y और स्मॉल r, स्मॉल y। अभी चीज़ों को हम क्रॉस फर्टिलाइज करके इस सारे के बॉक्स को भरेंगे तो देखेंगे R और Y आएगा यहाँ पर, R Y, R Y, यहाँ पे आएगा R और Y, यहाँ पे आएगा R और Y, यहाँ पर R और Y, यहाँ पर आएगा दोनों ही R है और दोनों ही कैपिटल Y है। यहाँ पर आएगा R और Y, यहाँ आएगा R और कैपिटल Y। हमेशा डोमिनेंट को पहले लेंगे, रिसेसिव को बाद में लेंगे। यहाँ पर आएगा R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y, और ये दोनों ही हो जाएगा स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y। इस तरीके से हमने पूरे प्यूनेट स्क्वायर का ड्रॉ किया। और स्टूडेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जिस तरीके से हमने F1 जनरेशन या F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो का बात किया था, तो इन द सेम वे हम इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी F2 जनरेशन में हम जेनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले फेनोटाइपिक रेशियो की। फेनोटाइपिक रेशियो का मतलब मैंने समझाया था कि फेनोटाइपिक का मतलब होता है, और फेनोटाइपिक का मतलब होता है कि किसी भी कैरेक्टर में, किसी भी प्रोजेनी में जो चीज़ मुझे फिजिकली दिखता हो, जो चीज़ एक्सप्रेस हो रहा हो, उसे हम फेनोटाइप कहेंगे, और उसके रेशियो को हम फेनोटाइपिक रेशियो कहेंगे। और जेनोटाइप का मतलब होता है जो क्रोमोसोम्स मुझे दिख रहा है, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मुझे दिख रहे हैं, उसे हम उसके अनुसार पहचानने, इसको कहते हैं जेनोटाइप। तो अब मैं बात करता हूँ फेनोटाइपिक रेशियो की। आप देखेंगे कि राउंड और येलो सीड मिल रहा है, यहाँ पर राउंड और येलो मिल रहा है, राउंड और येलो मिल रहा है, राउंड और येलो मिल रहा है। 4 राउंड येलो सीड मिल चुका है यहाँ पर। राउंड येलो यहाँ पर भी है, राउंड येलो यहाँ पर भी है, तो 4 और 2 6, राउंड येलो यहाँ पर भी है 7, और ये 8 और ये 9। मीन्स कि राउंड येलो जो सीड है
वो 9 मिल रहा है। अगर मैं आगे रेशियो की बात करूं तो ये अगर मैं बात करूं आर वाई राउंड और येलो शेड का तो 9 मिल गया। अगर मैं रिंकल्ड येलो की बात करूं तो रिंकल्ड येलो कहां पर है, रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2 और रिंकल्ड येलो 3। रिंकल्ड येलो की संख्या जो रेशियो है वो 3 है। अगर मैं देखूंगा राउंड और ग्रीन का, राउंड और ग्रीन कहां पे मिल रहा है, राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन यहाँ पर है 1, राउंड और ग्रीन यहाँ पे है 2, राउंड और ग्रीन यहाँ पे है 3। मतलब राउंड ग्रीन की भी जो रेशियो है वो 3 है। अब रिंकल्ड और ग्रीन की मैं बात करूं तो रिंकल्ड और ग्रीन सिर्फ ओनली 1 ये बचा हुआ है। इट मीन्स कि डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन में जो फेनोटाइपिक रेशियो आएगा वो 9:3:3:1 के केस में आएगा। सपोज मैं 1000 प्लांट पे क्रॉसिंग किया, उसमें जो राउंड येलो और रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन का जो रेशियो आएगा इस तरीके से आएगा। जेनोटाइपिक रेशियो की मैं बात करूं तो जेनोटाइपिक रेशियो की मैं बात करूं तो हम एक एक टाइप के क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। अगर देखेंगे दोनों ही कैपिटल आर दोनों ही कैपिटल वाई कहां पर है तो मुझे दिखेगा कि कैपिटल आर दोनों ही और कैपिटल वाई सिर्फ सिंगल है। तो कैपिटल आर ये हो गया, उसका हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं तो टिक कर देते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर वाई इस तरीके का और कहीं है, ये दोनों ये दो आया, इसके अलावा और कहीं नहीं है। आर आर दोनों वाई वाई ये नहीं है। इट मीन्स कि इसका कैरेक्टर दो मिला, इसको हम आगे 2 कर लेते हैं। आगे मैं देखूंगा इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों ही आर है, ये दोनों ये सेम मिला, 2 मिला और नहीं है तो ये दोनों भी हो गया, ये भी दो ही है, 1:2:2 हो गया। अब मैं देखूंगा इसका तो आर आर वाई वाई, यहाँ पे भी आर आर वाई वाई है, यहाँ पर भी आर आर वाई वाई है, यहाँ पर भी आर आर वाई वाई है, ये चारों चीज़ ही सेम है। इसको मैं टिक कर देता हूँ, ये मिला 4। अब मैं देखता हूँ इसको आर आर वाई वाई और कहाँ मिल रहा है इस तरीके का क्रोमोसोम, आर आर वाई वाई दोनों आर स्मॉल है और ये दोनों कैपिटल है। मीन्स कि रिंकल्ड ग्रीन है, रिंकल्ड ग्रीन दोनों स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई नहीं है ये। इट मीन्स कि ये 1 मिला, ये हो चुका है। मैं देखूंगा दोनों आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 मिला। इट मीन्स कि इसका रेशियो हो गया 2, ये हो गया था और ये हो गया। अब बचा ये आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई नहीं है तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो चुका है। अब आर आर वाई वाई ये दोनों सेम है तो ये आएगा 2 और इस ये सिंगल पीस है तो ये 1। तो आपने देखा कि इस तरीके से जेनोटाइपिक रेशियो हमने फाइंड किया डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में। तो आप स्टूडेंट्स आपने जाना होगा किस तरीके से हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में जिसमें 2 कैरेक्टर के बारे में हमने स्टडी किया जो कि एक्सपेरिमेंट है मेंडल के द्वारा किया हुआ। हमने सबसे पहले बता दूं कि एक ही प्लांट के 2 ऐसे सीड लिए जो कि राउंड येलो है और दूसरा सीड रिंकल्ड और ग्रीन है। तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को एक को मैंने मेल पार्ट माना, दूसरे को फीमेल पार्ट माना, तो दोनों से ही 50-50% क्रोमोसोम्स आएंगे आर वाई और आर वाई। इसका मैंने प्यूरेट स्क्वायर ड्रॉ करके ऑलरेडी बता दिया था कि ये किस तरीके से आया। उसके बाद इसके लिए मैंने ट्रिक इस्तेमाल किया 13, 23 और 14 और 24 इस तरीके से फिर मैंने एरिया डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए F2 जनरेशन के लिए प्यूरेट स्क्वायर को ड्रॉ किया और देन हमने फेनोटाइपिक रेशियो एंड जेनोटाइपिक रेशियो फाइंड किया। आई होप स्टूडेंट्स इन चीज़ों को पूरे अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। अगर थोड़ा भी ये मैकेनिज्म अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से पीछे करिए और फिर से इसको दोबारा देखिएगा तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की जो कि मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो 3 लॉ है, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ क्या कहता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जब हो गया था, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हो चुका था तो उसका जो ऑब्जर्वेशन हुआ था तो मेंडल ने उससे 2 लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आफ्टर डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट वो फिर उन्होंने दिया एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेसिकली ये तीनों लॉज जो हैं वो आफ्टर ऑब्जर्वेशंस जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ या डाईहाइब्रिड क्रॉस हुआ दोनों से जो ऑब्जर्व उन्होंने जो किया, जो रिजल्ट फाइंड किया उसी को उन्होंने लॉ के बारे में उसको चीज़ों को बता दिया। जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन 2 प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन 1 or more pairs of contrasting character are crossed, the character which appears in offspring is dominant and the character which do not appear is recessive।
स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ों को पहले भी जान चुका है कि दो प्योर, अगर प्योर टॉल है या प्योर ड्वार्फ है, दोनों को क्रॉस जो आएगा, जो दोनों आता है पेयर ऑफ ट्रेट्स, जो कैप्चर, जैसे कि एक मेल पार्ट जो है प्योर टॉल है और ये प्योर ड्वार्फ है, दोनों का जो मिक्सचर आएगा क्रॉस करके, ये टी और टी आएगा। इसमें जो कैपिटल टी है जो कि एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, दिखाएगा कैरेक्टर को, ये डोमिनेंट होगा, और जो नहीं दिखा पाएगा, जो अपीयर नहीं हो पाएगा, वो रिसेसिव होगा। तो चीज़ों को आप पहले क्लास में भी अब जान चुके हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बस यही कहता है कि कोई भी प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के बीच में क्रॉसिंग होता है फर्टिलाइजेशन, देन उसके जो रिजल्ट आएंगे वो हाइब्रिड आएंगे, और हाइब्रिड का जो कैपिटल लेटर होगा वो डोमिनेंट होगा और स्मॉल लेटर होगा जो रिसेसिव होगा। इट मीन्स कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, मीन्स कि वो फिजिकली अपीयरेंस नहीं दिखाएगा। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि इन हाइब्रिड बोथ एलीलीज, या डोमिनेंट हो या recessive, remains together without mixing with each other and separate during gamete formation। मीन्स कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जब भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कभी भी टॉल वाला किसी हाइट के साथ मिक्स नहीं हो सकता, या किसी कोई कलर वाला किसी हाइट के साथ मिक्स नहीं हो सकता। मतलब एक गैमेट फॉर्मेशन साथ के साथ ही करेंगे। जैसे कि अगर हाइट आया तो अगर ये टी हाइब्रिड भी है, ये फिर भी दोनों में गैमेट फॉर्मेशन ये टी और टी रहेगा, भले ही एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन सेम ही होगा। इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। स्टूडेंट्स ये तीनों लॉ एग्जाम में आता है लिखने के लिए। तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। जैसे कि सबसे पहले पी प्लांट के बारे में जब मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि एक प्लांट बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ भी हो रहा है, कलर अलग आ रहा है, शेप ऑफ पॉड अलग आ रहा है, मीन्स कि इन्होंने ये सोचा कि कोई भी चीज़ें एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, तब उन्होंने वहाँ से एक लॉ निकाला जिसका नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मीन्स की द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू इनहेरिटेंस टू अदर कैरेक्टर। मीन्स की दो पेरेंट प्लांट से जो भी प्रोजेनी में जो कैरेक्टर आ रहा है सब अपना अपना कब्जे की, कलर ऑफ आइज अपना तरीके से वो है, कलर ऑफ आइज, शेप ऑफ नोज। अगर प्लांट की बात करें, पी प्लांट की बात करें तो उसके कलर, उसके शेप ऑफ पॉड, उसके लेंथ ऑफ स्टेम में एक दूसरे कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं कर रहा है, सब अपना अपना तरीके से वो ग्रो कर रहा है। कलर अलग आ रहा है, शेप ऑफ स्टेम, शेप ऑफ पॉड अलग आ रहा है, राउंड शेप ऑफ सीड अलग आ रहा है। इन तरीके से इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिया। तो आई होप स्टूडेंट की तीनों लॉ को आपने समझा होगा, जो कि एक मेंडल्स का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। तो अब मैं बात करता हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन की, जो कि आपके इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि आपने इस क्लास 8 में भी पढ़ चुका है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात में अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन बीइंग में, किसी भी ह्यूमन बीइंग में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स और 2 पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सबसे मैं बात करूं मेल की, तो मेल के जो 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो X और Y, और फीमेल में होते हैं X और Y, X और X, मेल XY और फीमेल X और X। अगर मैं बात करूं दोनों का, अगर जो चाइल्ड बर्थ किसी बच्चे का होता है तो अगर X और X मैच किया तो X मीन्स कि ये बेबी गर्ल चाइल्ड होगी। अगर Y जाता है तो ये X और Y बनेगा, जो कि बेबी बॉय बनेगा, बॉय चाइल्ड बनेगा। इट मीन्स कि हम ये देखें कि फीमेल का दोनों ही XX है, दोनों में से कोई भी आएगा तो X ही आएगा। 50% आता है तो X भी, अगर ये X आया फिर भी X ही आना है, ये X आएगा फिर भी X ही आना है। इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेनी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो बेसिकली मेल के क्रोमोसोम यही डिसाइड करेगा कि जो आने वाले जो बच्चा है, वो बच्चे का जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसका सेक्स क्या है, वो मेल है या वो फीमेल है। अगर मेल का क्रोमोसोम्स अगर X आके अटैच होता है तो
वो बेबी गर्ल होगी, गर्ल चाइल्ड होगी। अगर मेल का क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम आके आता है, अटैच होता है फ्यूजन होने के बाद, तो जो चाइल्ड आएगा वो बॉय चाइल्ड होगा, बेबी बॉय होगा। तो आपने इस तरीके से समझा सेक्स डिटर्मिनेशन को, मीन्स कि किसी भी चाइल्ड, वो बॉय चाइल्ड हो या गर्ल चाइल्ड हो, बेसिकली जो फादर के ही क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं किसी भी आने वाले चाइल्ड की सेक्स, कि वो बॉय है या गर्ल। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने पूरे चैप्टर को समझा होगा। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए, आपको पूरे अच्छे से चैप्टर का निचोड़ आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।